अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और आज चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर में हम पहली दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स होंगी उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है 10.1 अ कन्वर्जिंग लेंस। एक एक जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, हमें एक एक चीज़ को साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे मौजूद है। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5.0 सेंटीमीटर इज़ यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। स्टूडेंट्स हमें पता है जहाँ भी मैग्नीफाइंग ग्लास की बात होगी तो इसका मतलब है कि ये एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज़ हो रहा होगा। If the near point of the observer is 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट हमें दे दिया गया है जो कि 25 सेंटीमीटर है, एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, पहली चीज। दूसरी चीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंड व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो डाटा है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन डाटा जो यहाँ पे हमें दिया गया है वो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ हमें दे दी गई है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं। हमें पता है फोकल लेंथ को स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो 5.0 सेंटीमीटर है यहाँ पे इस केस में। और फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट भी हमें बता दिया गया जिसे हम लोग स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है और जो फाइंड आउट करना है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। टू फाइंड, अब स्टूडेंट्स जो फाइंड आउट करने के लिए हमसे कहा जा रहा है वो क्या है। सबसे पहले कहा गया है कि फाइंड आउट क्या करें, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसे स्मॉल p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमें ये फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कही है वो है द एंगुलर मैग्निफिकेशन। हम इसे कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। और फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मैग्निफिकेशन फिर से फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये उस वक्त करनी है जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा होगा, इसलिए इस मैग्निफिकेशन के साथ मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन लगा दिया इसके सबस्क्रिप्ट में, यानी ये उस वक्त है जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसमें हम लोग लेंजेस इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है वी नो दैट हम लोगों ने देखा हुआ है कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये इसके बराबर होता है। और स्टूडेंट्स ये कन्वर्जिंग लेंस है तो हमें पता है कि अगर हम इसकी डायग्राम को बनाने की कोशिश करें तो ये अगर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस हो तो इसके ऊपर यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक लेंस कुछ इस तरह से मौजूद है और इस लेंस के सेंटर को हम एक डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास लेंस है ये इसकी प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो पॉइंट्स। और फिर हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसका इमेज बनाना है तो उसको हमने लेंस के बहुत ज़्यादा करीब रखा हुआ है और हम इसको यहाँ पे अगर प्लेस करते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, तो इसका इमेज कुछ इस तरह से बनता है कि हम दो रेज ऑफ लाइट लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, लेंस के सेंटर से वो डेविएट करते हुए ऑप्टिक प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी
और आगे की तरफ चली जाएगी। और फिर हम एक और रे ऑफ लाइट लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है और आगे की तरफ चली जाती है। स्टूडेंट्स हम लोग ये देख रहे हैं दोनों रेस जो हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका मतलब है ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हमने इनको प्रोट्रूड कराया पीछे की तरफ, इनके पाथ को बिल्कुल उसी तरह से एक्सटेंड करा के आगे की तरफ ले गए और जिस जगह पे ये दोनों रेज मिलेंगी उस जगह पे ये इमेज बना देंगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे बनेगा इमेज। और स्टूडेंट्स अगर फिर हम इसको लेबल करें तो हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का हमारे लेंस से जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं पी के साथ। और फिर जो हमारा इमेज बना है इस इमेज के हमारे लेंस के साथ जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं क्यू के साथ। और स्टूडेंट्स याद रखना है कि इस केस में जो ये क्यू है ये हमारे लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट पे बन रहा होता है। और फिर स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी हमें पता है कि अगर इस तरह से हमारे पास इमेज बने जो कि एक वर्चुअल इमेज है, यानी जिस लेंस की जिस डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अगर इमेज भी उसी डायरेक्शन में बन जाए तो ये एक वर्चुअल इमेज बनता है। और हमें पता है फॉर वर्चुअल इमेज इस केस में क्योंकि हमारा इमेज वर्चुअल बन रहा है तो इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज हमारा जो क्यू होता है वो नेगेटिव होता है। यानी हम इसको इस इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p और फिर ये आएगा माइनस का 1/q, ये इसके बराबर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगली चीज़ हमारा q जो है वो d के बराबर है तो फिर हम इसकी जगह पे d भी लिख सकते हैं, यानी हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इट कैन बी रिटन एज 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/d। ये कुछ इस तरह का रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इस केस में वो p है, तो हम इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं फॉर p, यानी p को एक तरफ रहने देंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 1/p हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/f प्लस 1/d, हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। और फिर अगर फर्दर इसे हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो हमें पता है 1/p स्टूडेंट्स ये बराबर आएगा 1/f और f की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर, हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं प्लस d और d की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 25। तो स्टूडेंट्स 1/5 प्लस 1/25 आ गया, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/p और अगर हम इसका एलसीएम यहाँ पे ले लें तो वो एलसीएम हमारे पास बनेगा 25 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 25 और ये 1/p की वैल्यू है। हमें अगर p फाइंड आउट करना हो तो रेसिप्रोकल ले लेंगे और p हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 6 और जो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास आएगा 25 को 6 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 4.2 सेंटीमीटर। क्योंकि सारी हमारी जो क्वांटिटीज़ थी वो सेंटीमीटर्स में थी इसलिए हमारे पास जो p का आंसर मिलेगा वो भी हमारे पास 25 सेंटीमीटर के 4.2 सेंटीमीटर्स के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा पहला हिस्सा जिसमें हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आगे चलते हैं और मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। वी नो दैट, दोबारा से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट जो मैग्नीफिकेशन है हमारे पास जिसे m के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, इस केस में ये हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनी है तो हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, हमें याद होना चाहिए वो इक्वल होता है 1+d डिवाइडेड बाय f। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास मौजूद हैं, हम इस फॉर्मूले के अंदर उन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो कुछ ऐसे आएगा 1+d और d की वैल्यू है हमारे पास 25
और एफ हमारे पास है 5। तो ये कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास 1 प्लस 5, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हमें मिल गई वो है 6, यानी हमारा जो इमेज बन रहा है वो 6 टाइम्स enlarged है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। अब जो थर्ड चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमसे कहा गया है कि what is the angular magnification when the final image is formed at infinity। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो उस वक्त हमें मैग्नीफिकेशन बतानी है। स्टूडेंट्स ये तो हम उस वक्त बता सकेंगे जब हमें पता चले क्या कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता किस वक्त है। तो स्टूडेंट्स ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे उस वक्त बनता है जिस वक्त जिस ऑब्जेक्ट का आप इमेज बनाने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली पड़ा हुआ हो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। यानी ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अगर ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस के ऊपर प्लेस कर दिया जाए, इसको हम मूव करा के यहाँ पे ले आए, उस वक्त जो इसका इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी के ऊपर जाके बनेगा। यानी जो P है हमारे पास, अगर वो P फोकल लेंथ के इक्वल हो, यानी वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के ऊपर पड़ा हो तो हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, द इमेज will form at infinity when P is equal to F। ये उस वक्त हमारा इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा जब ये वाला मामला हो। तो स्टूडेंट्स फिर हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन बेसिकली किसके इक्वल होती है, मैग्नीफिकेशन इक्वल होती है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस केस में हम ये जो P है इसकी जगह F भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, जो हमारा Q है वो D के बराबर है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा इमेज जो है वो जो Q है उसकी वैल्यू हम लोगों ने इस्टेब्लिश की थी D के बराबर, और जो P है ये हमारे पास है F के बराबर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। तो अगर इन दोनों चीज़ों को देखें तो ये दोनों चीज़ें नाउन है, D की वैल्यू भी पता है, F की वैल्यू भी पता है। तो D की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं 25, और जो F है उसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो इस केस में जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन बन जाती है वो मैग्नीफिकेशन आ जाती है 5। यानी अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर प्लेस कर दें तो इमेज इन्फिनिटी पे जो बन रहा होता है वो 5 टाइम्स इनलार्ज्ड होता है, उसकी मैग्नीफिकेशन 5 होती है। Second numerical of exercise 10.2, a telescope objective has a focal length of 96 centimeter and a diameter of 12 centimeter. Calculate the focal length and minimum diameter of a simple eyepiece lens for use with the telescope if the linear magnification required is 24 times and all the light transmitted by the objective from a distance point on the telescope axis is to fall on the eyepiece। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो डेटा हमें चाहिए वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जो गिवन है, गिवन डेटा, बात हो रही है एक टेलीस्कोप की। तो स्टूडेंट सारे फॉर्मूले जो टेलीस्कोप से रिलेटेड हैं वो हमारे जहन में आ जाने चाहिए। अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है, तो हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ सबसे पहले लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव की, और ऑब्जेक्टिव की है तो हम FO के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि है 96 सेंटीमीटर। सेकंड चीज़ जो है वो डायामीटर है, ऑब्जेक्टिव का डायामीटर भी गिवन है जिसे हम लोग D
नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी ओ के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि है 12 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। और उसके बाद बताया गया इफ़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड इज़ 24 टाइम्स। जो मैग्नीफिकेशन हमें करनी है उस मैग्नीफिकेशन को 24 टाइम्स कहा गया है। हम उसे कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। टू फाइंड, सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है कि आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है और डायामीटर कितना है। दोनों चीज़ें आई पीस की। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जिसको हम एफ ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरी चीज़ डायामीटर ऑफ आई पीस जिसे डी ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशंस के अंदर हम उसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि अगर हम लोग एक टेलीस्कोप की बात करें तो उसकी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट फॉर अ टेलीस्कोप मैग्नीफिकेशन जो है वो रेशो होती है हमारे पास दो क्वांटिटीज़ की, एफ ओ और एफ ई की। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को आईपीस की फोकल लेंथ पे हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें मैग्नीफिकेशन मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन जो फाइंड आउट करनी है वो आईपीस की है। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। एफ ई जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको इस तरफ ले जाते हैं और एम जो इधर लिखा हुआ है इधर आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, एफ ओ डिवाइडेड बाय एम, कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें इन दोनों वैल्यूज़ का पता है तो हम इन्हें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास जो एफ ई यहाँ पे आएगा, एफ ओ की वैल्यू है 96 और जो मैग्नीफिकेशन हमें चाहिए वो 24 है। तो 96 को 24 पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा जो कि इस केस में आता है 4। तो हमारे पास जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा ध्यान से देखें और इसको कंपेयर करें उस फोकल लेंथ के साथ जो फोकल लेंथ हमें पहले से गिवन है। कि देखें जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ थी 96 सेंटीमीटर और जो आई पीस की हमारे पास फोकल लेंथ आई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल एक अच्छा तरीका होते हैं अपने थ्योरी की जो पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करने के। तो याद करें हम लोगों ने सीखा था कि एक टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है और आई पीस की फोकल लेंथ हमेशा कम होती है, और ये हमने उसका यहाँ पे एक छोटा सा जनरल सा प्रूफ भी देख लिया। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब जो अगली चीज़ हमसे पूछी गई है वो डायामीटर। अब डायामीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रिलेशन है जो हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है और जो डायामीटर होता है उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाए तो हमें डायमीटर को इंक्रीज करना होता है, फोकल लेंथ को कम करना चाहते हैं तो डायमीटर कम हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक हमारे पास है ऑब्जेक्टिव और एक है आईपीस। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो यकीनन मैं सही कह रहा हूँ। और अगर हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हमें ख़त्म करना हो तो हमारे पास इक्वल और कांस्टेंट आ जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ओ इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट के और साथ में हम लोगों ने लिख लिया डी नॉट, और इसे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सिमिलरली हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर हम बात करें आई पीस की
तो आई पीस की जो फोकल लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर ऑफ आई पीस। तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन हमारे सामने बन जाएगा कि एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ई। अब इसको भी अगर स्टूडेंट्स हम लोग इक्वल और कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि एफ ई इज इक्वल टू के और साथ में हम लोगों ने लिख लिया डी ई। और स्टूडेंट्स इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। और हमें क्योंकि रिलेशन चाहिए फोकल लेंथ और डायामीटर के लिए तो हम लोग इसे कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम लोग कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 पे। कुछ ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब दो इक्वेशंस को डिवाइड करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड पे डिवाइड होती है। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है एफ नॉट, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है एफ ई। तो हमने एफ नॉट को एफ ई पे डिवाइड कर दिया। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो के डी नॉट डिवाइडेड बाय के डी ई। अब स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कांस्टेंट क्योंकि दोनों केसेस में सेम होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो रिलेशन यहाँ पे आएगा वो रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा डी नॉट डिवाइडेड बाय डी ई। तो स्टूडेंट्स ये एक जनरल रिलेशन हमारे पास बन गया, आपने इसे याद रखना है। एमसीक्यूज भी अगर हमारे पास इससे रिलेटेड आए तो हमें पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ्स की जो रेशो है वो डायामीटर्स की रेशो के इक्वल होती है। एफ ओ ओवर एफ ई इज इक्वल टू डी ओ ओवर डी ई। ये कुछ इस तरह का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें और रीअरेंज करके हम डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो डी ई लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे अगर ले जाएं तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू डी नॉट। और स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ई डिनोमिनेटर से दूसरी तरफ जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और एफ ओ जो है वो न्यूमिनेटर से जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डी नॉट जो हमारे पास यहाँ पे है उसकी वैल्यू हमें गिवन है जो कि थी हमारे पास यहाँ पे गिवन 12 सेंटीमीटर। इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय एफ ई। और एफ ई हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 4 है। और एफ ओ भी हम लोग हमें गिवन है, उसकी वैल्यू भी हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो कि 96। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 96 से डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट्स हमारे पास डी ई की वैल्यू आ जाती है जो कि है 0.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायामीटर ऑफ आई पीस आ गया। यानी इस केस में टेलीस्कोप के केस में जो हमें डायामीटर है वो 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ थी वो 4 सेंटीमीटर थी, डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर आया। और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव था उसकी फोकल लेंथ जो थी वो 96 सेंटीमीटर थी, उसका डाया 12 सेंटीमीटर था। तो डाया जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा फोकल लेंथ भी हमें मिल रही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पहली 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।